हाय। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे। अभी तक हमने चार्ज कंडक्टर के बारे में बात करी थी और वैसे भी हवा स्प्रे के लिए बात की थी जो नॉन कंडक्टिंग था। इस बार हम एक्सक्लूसिवली नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा सॉलिड स्फीयर जो नॉन कंडक्टिंग हो और चार्ज हो। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने देखा कि इन दिनों बहुत लोग डिफरेंट टाइप का गेम खेल रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर। हम्म, कोई कह रहा है हाई लिखो, कोई बैठ के ब्लू कर रहा है, ग्रीन कर रहा है, रेड कर रहा है। तो मैंने सोचा कि भी आपको गेम खेलना ही है तो आपको एक ऐसा गेम खेलें जो आपके सौदे का हो। देखिए लॉकडाउन मुझे लग रहा है कि 14 अप्रैल के बाद ये टूटना ही चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन का आगे बढ़ना मतलब भारत का पीछे जाने जैसा है। तो ये 14 तक लॉकडाउन का पालन लोग सख्ती के साथ करें ताकि लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद खुल पाए। लेकिन देखा जाए तो ये लॉकडाउन आपके लिए गोल्डन टाइम रहा है या अभी भी वो गोल्डन टाइम आपके लिए है। क्योंकि एज बीइंग ए स्टूडेंट आपको ऐसी कोई लॉस नहीं है। लॉस इकोनॉमी को लेके है। आपके लिए तो स्टडी लीव था, आपको क्या मतलब उन चीजों से। आप तो बहुत अच्छा कर सकते थे। तभी मैंने कल अपडेट भी करा था कि ऐसे ही लॉकडाउन के ज़माने में न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज करी थी, तो आप भी कुछ खोज सकते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा था गेम की। तो आप क्या गेम खेलें। देखो इस टाइम तो बाहर के लोग आ नहीं रहे, आप कहीं बाहर जा नहीं रहे हो, आपको डिस्टर्ब करने वाला है कौन। आपके फादर मदर तो आपको डिस्टर्ब कर नहीं रहे होंगे। कौन डिस्टर्ब कर रहा होगा, भाई बहन। ठीक है। और आपको छोड़ के आप मैक्सिमम कितने भाई बहन होंगे आज के डेट में। अकॉर्डिंग टू दिस डेज आप मैक्सिमम 3 होंगे, 2 से 3 होंगे। मतलब आपको डिस्टर्ब करने वाला या तो एक है या तो 2 है। तो आप क्या करें, आप ना आपस में कंपटीशन कर लें कि कौन पहले एक दूसरे को टोकता है, और जो पहले टोके वो हार गया। ठीक है। ये गेम मैं खेला करता था अपने हॉस्टल्स में अपने रूममेट के साथ। ठीक है। हमारे 2 बड़े ही खूंखार रूममेट हुआ करते थे, दो जिन्होंने मुझे कभी नहीं बिगाड़ा बल्कि मैंने उन्हें बिगाड़ा है। जिस बात का मुझे फख्र है। तो आप क्या करें, इस तरह कंपटीशन कर लें आपस में। तो लोग ना थोड़ा इसको ईगो ले लेते हैं, चल भाई नहीं टोकेंगे। अरे बहुत देर तक नहीं रहता है, फिर एक दूसरे को टोकेंगे ही, फिर से एक नया गेम स्टार्ट। इससे आपको डिस्टर्बेंस थोड़ी कम होगी यदि आप करना चाहो तो, पढ़ना चाहो तो। ठीक है। हाँ, इसके साथ एक वैधानिक चेतावनी भी है। ये गेम आप उसके साथ बिल्कुल ना खेलें जिसके साथ आस्की हो आपकी, नहीं तो फिर तो बुरा फंस जाओगे। ठीक है। वैसे मेरी मानो तो मैं तो समझता हूँ कि आस्की में तुम 100 बार हारो, क्योंकि तुम्हारा हारना ही तुम्हारा जीतना है। तुम जीतने गए तो तुम्हारी आस्की हार जाएगी। नाउ ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर मुझे लिखना चाहिए, ये ज्यादा ऑथेंटिक होगा। ठीक है। और मैं यहाँ ना एक चीज आपको, मैंने यहाँ लिखा है पोटेंशियल ड्यू टू। देखो पोटेंशियल ड्यू टू तो नहीं होगा, क्योंकि चार्ज स्फीयर यहाँ पे होने के कारण किसी पॉइंट पे जितना पोटेंशियल उतना ही पोटेंशियल चार्ज स्फीयर को भी होगा। इसलिए ये वर्ड टेक्निकली इतना करेक्ट नहीं है ड्यू टू लिखना, लेकिन चूंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकाल रहे हैं इसके होने के कारण, इसलिए मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया ड्यू टू। बट टेक्निकली दिस इज नॉट द करेक्ट वर्ड। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर करना है। क्योंकि हॉलो नॉन कंडक्टिंग हॉलो चार्ज स्फीयर के लिए आप देख चुके हैं, आपने अभी तक नहीं देखा है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर के लिए। ठीक है। वापिस से हम इसको 3 केस में ही डील कर रहे होंगे, जब पॉइंट स्फीयर के बाहर हो, जब पॉइंट स्फीयर पे लाई कर रहा हो, और जब पॉइंट स्फीयर के अंदर हो। मतलब आइदर एक्सटीरियर पॉइंट या सरफेस पे या फिर इंटीरियर पॉइंट। ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं केस 1 और केस 2 डील करने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केस 1 पे और केस 2 पे। तो केस 1 आपका क्या है, एट पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। ठीक है। तो
आपका कोई पॉइंट है, लेट्स से P, यहां कोई पॉइंट है P जो इस स्फीयर के बाहर है, तो आप क्या करोगे, आपको जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ, और जब एक बार आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिश्ता पता है, आप उस रिश्ते का इस्तेमाल करके पोटेंशियल को फाइंड आउट कर लेते हो। यही गेम है अपना। तो सबसे पहले यदि आपको गॉसेस लॉ अप्लाई करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस चुनना पड़ेगा। अब कहने की बात नहीं है, इतना आप समझ रहे हैं कि चार्ज स्फीयर होगा तो गॉसियन सरफेस एक कंसेंट्रिक स्फीयर ही होगा। तो इस तरीके से ये रहा आपका गॉसियन सरफेस, ये रहा आपका ये गॉसियन सरफेस, ठीक। और कोई पॉइंट P है यहां पे। अपने को क्या पता है, अपने को पता है जो रेडियस दिया हुआ है चार्ज स्फीयर का, वो रेडियस अपने क्या है, R है, और इस पॉइंट P की डिस्टेंस इस स्फीयर से स्मॉल r है। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट आपका स्फीयर के बाहर है, तो आप साथ में ये भी कह सकते हो कि ये कैसा कंडीशन है आपका, व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ये कंडीशन है। अच्छा, वंस यदि आपका ये नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है तो आप इसके वॉल्यूम पे भी चार्ज डाल सकते हो, क्योंकि नॉन कंडक्टर के ऊपर चार्ज का डालना मतलब चार्ज का वहां पे क्या हो जाना, लोकलाइज्ड हो जाना, तो चार्ज मूव नहीं करेगा। यदि ये कंडक्टर होता तो भी आप वॉल्यूम पे चार्ज डाल सकते थे, पर आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम वो सारा चार्ज क्या होता, जो आपने वॉल्यूम पे डाला है वो रिसाइड करके आउटर सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, इस बात को ना थोड़ा सा मैं ये आपको दिखा दूं क्या होने वाला है। आप मान लो कि ये कोई चार्ज स्फीयर है, सॉरी ये कोई कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, आपने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाके कुछ आपने रख दिया इस तरीके से, ठीक है। चार्ज होगा सिमिलर टाइप का चार्ज, तो रिपल्सन फोर्स तो होना ही होना है, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए चार्ज क्या कर सकता है, चार्ज एक दूसरे से दूरी बना सकता है, डिस्टेंस पे जा सकता है। तो कितना डिस्टेंस पे जा सकता है, ये अंदर से निकल के बाहर अपने आउटर सरफेस पे आ सकता है, इसके बाहर तो ये नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये ड्यू टू रिपल्सन ऑफ चार्ज ये मिनिमाइज करने के लिए ये आउटर सरफेस पे चला जाता है। ये फैसिलिटी है कंडक्टर में, क्योंकि इसको यहाँ पे फ्री चार्जेस होते हैं। लेकिन यहीं पे आपने ये नॉन कंडक्टिंग लिया जिसके अंदर आपने चार्ज डाला, रिपल्सन अभी भी है, लेकिन चार्ज के पास कोई व्यवस्था नहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं है कि ये मूव कर पाए, क्योंकि इसके पास फ्री चार्ज नहीं है। इसलिए नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में आप इस तरीके से वॉल्यूम के ऊपर चार्ज आप रख सकते हैं, रखा जा सकता है। अब ये पॉइंट P यहाँ पे लिया आपने, तो अप्लाई कर दो फटाफट गॉसेस लॉ। अब आप विद्वान हो, यानी आप फ्लक्स के लिए क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E dA Q इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट। आप बिल्कुल देख सकते हैं यदि टोटल चार्ज इसके ऊपर Q है तो जितना चार्ज आपने डाला है सब का सब इस गॉसियन सरफेस के क्या है, अंदर है। तो Q इन का मतलब क्या है, टोटल चार्ज ऑन चार्ज स्फीयर। तो टोटल चार्ज कितना है Q। मैं जब भी चार्ज स्फीयर का बोलूं तो अंडरस्टूड है कि मैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर का बात कर रहा हूं। तो और ये भी अपने को पता है कि हर एक पॉइंट का डिस्टेंस यहां से क्या है, इक्वल है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। तो कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ dA मतलब क्या, किसका सरफेस एरिया, जो आपने गॉसियन सरफेस चुना उसका सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई r² cos 0, क्योंकि यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0, टोटल चार्ज Q और ये रहा एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और ये आपको क्या मिला, अभी भी एक्सप्रेशन किसके लिए, पॉइंट चार्ज जैसा है। तो अभी आप इस बात को वापस समझे, कल के केस में आपने क्या देखा था कि यदि वो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो या कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो या नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो, यदि पॉइंट स्फीयर के बाहर है तो चार्ज स्फीयर कैसा बिहेव करता है, लाइक ए पॉइंट चार्ज
which is placed at its own center। जैसे सारा चार्ज चिपके बैठा हुआ अपने सेंटर पे। और अभी जब हम नॉन कंडक्टिंग के लिए पढ़ रहे हैं तो भी मुझे यही एक्सप्रेशन आ रहा है, यानी कि अब आपकी समझ ये बनी कि कैसा भी चार्ज स्फीयर हो, जो मर्जी चार्ज स्फीयर हो, जो मर्जी टाइप हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड हो, हॉलो हो, व्हाटएवर इट इज, if point is outside the charge sphere will behave like a point charge placed at its own center। मानो कि सारा चार्ज चिपके जाकर सेंटर पे ही बैठा हो। तो ये मिल गया। अब यहां भी आप चाहें तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके E = -dV/dr करके ही पोटेंशियल निकाल सकते हो, लेकिन अभी मैं उतना नहीं करने जाऊंगा। अभी मैं अपनी समझ का इस्तेमाल करूंगा। अब जब मुझे पता चल गया कि आउटसाइड पॉइंट के लिए चार्ज पर पॉइंट चार्ज ऐसा बिहेव करता है, तो इस पॉइंट P पे यदि मैं पोटेंशियल लिखूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, जो मैं पॉइंट चार्ज यहाँ पे पॉइंट चार्ज होता उसके लिए लिखता Q/R। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देख हो गया। एट द सरफेस ऑफ चार्ज स्फीयर, आप वापिस से इसको बना सकते हो कल के जैसा। आप गॉसियन सरफेस ले लें। गॉसियन सरफेस आप कैसा चुनेंगे, इसके सरफेस को ही आप गॉसियन सरफेस समझ लेंगे, ठीक है। टोटल चार्ज इनक्लोज करने के लिए थोड़ा सा जस्ट बाहर लेकर गॉसियन सरफेस आप खींच लेंगे, जिस गॉसियन सरफेस का रेडियस भी क्या होगा, R ही होएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी मैं फिर अलग तरीके से सोच रहा हूं। आइए सोचे जरा। फॉर आउटसाइड पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r² के। एंड पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r के। तो एट r = r ये क्या होने वाला है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। और पोटेंशियल कितना आ जाएगा आपका, 1/4πε0 Q/r। ठीक है। और ये पोटेंशियल कहाँ है, सरफेस के ऊपर है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एट सरफेस या फिर VS। ठीक है। ये आप आसानी से समझ पाए और मैं इसको जल्दी से डील कर पाया क्योंकि आपको पिछला केस 1 जब हम कंडक्टिंग के लिए डील कर रहे थे उसको आपने अच्छे से समझा है, तो वहां बहुत सारी बातें बोली गई हैं, इसलिए यहां पे आप जल्दी से इस केस को डील कर पाए। ठीक है। और जो पहले जो डील करा है उसके हमने आपको क्लास नोट्स, लेक्चर नोट्स भी आपको दे दिए हैं, तो होप सो आप रफ्तार में होंगे, कम से कम उतना तो आपने कर ही लिया होगा। नोट्स तो आपने कर ही लिया होगा। नोट्स इसके भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, इसके भी नोट्स आपको भेजे जाएंगे, लेक्चर नोट्स इसके भी भेजे जाएंगे। तो वहां शायद लेक्चर नोट्स में मैं आपको प्रॉपर करके निकालूंगा, लेकिन एक बार देखो, हर बार प्रोसेस से करना, जो प्रोसेस आप इसको भी प्रोसेस के साथ करा जा सकता है, लेकिन आप हर बार प्रोसेस के साथ करने का मतलब क्या, इनिशियल, लेकिन एक बार जब आपको चीजें समझ में आ गई है तो उसका आप एप्लीकेशन करो ना। हर बार प्रोसेस क्यों करना है, ठीक है, एग्जामिनेशन में किसी ने पूछा है तो मैं प्रोसेस करके दिखाऊंगा, लेकिन जब एप्लीकेशन की बारी है तो हर बार मैं प्रोसेस करने नहीं जाऊंगा, मैं एप्लीकेशन करने जाऊंगा। और एप्लीकेशन आप तभी कर पाएंगे जब आप समझे होंगे। ठीक है। अब ना मैं एक चीज मैं यहाँ बात करना चाह रहा था। क्या बात करना चाह रहा था कि कई नहीं छोड़, आप कंफ्यूज हो। कोई ऐसा सोच सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि ये आपका इक्विपोटेंशियल है, कंडक्टर की बात कर रहा हूं, यदि कंडक्टर का सरफेस, ये होल कंडक्टर ही इक्विपोटेंशियल होता है, देखिए अभी सरफेस का बात कर रहा हूं, यदि सरफेस ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकता है। E = dV/dr ना, दो पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है, यदि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन हमने देखा था कल कि हमने सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, वो कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देखो वहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा है, वो परपेंडिकुलर है, ऐसे हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक भी कंपोनेंट अलोंग दिस सरफेस आपको नहीं मिलेगा। ये मतलब है जिसका सरफेस EPS है। ठीक है भाई, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, कोई भी कंपोनेंट इसके अलोंग तो बिल्कुल नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। हमेशा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, राइट। ठीक है, तभी कुछ देर के बाद वापस से हम केस 3 डील करेंगे जो थोड़ा सा दमदार है, उसके बाद हम ग्राफ डील करेंगे इसका, उसके बाद इसका समापन होगा और हम फिर कुछ नया टॉपिक सीखेंगे। ओके।